ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने अभी तक क्लास 7 साइंस की जो सीरीज़ शुरू की उसमें जो पहला चैप्टर हम देख रहे हैं उसमें आई थिंक अभी तक हमने 4 वीडियोस डाल दिए हैं। और आज का जो वीडियो है ये हम जो बचा है थोड़ा सा जो क्लासिफिकेशन का पार्ट है वो देखेंगे, वो कवर करेंगे। और उसके बाद जो एक्सरसाइज है, क्योंकि जब मैंने एक्सरसाइज को देखा तो जनरली हम क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ा देने के बाद एक्सरसाइज बोल देते हैं कि भाई आप कर लो, लेकिन जब मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा कि चलो ये एक्सरसाइज भी समझा के बताना और रादर उसके आंसर भी बता देना अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी एक्सरसाइज है और ये आप लोगों के लिए और बाकी लोगों के भी, जो भी हमारे स्टूडेंट नहीं है सिर्फ यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इससे पहले थोड़ा सा ग्रेट साइंटिस्ट इस कॉलम में आपको डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताइए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे इस थ्योरी का पूरा नाम है। डार्विन जो कि एक बहुत ही वेल नोन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी है। अब इस थ्योरी के मेन दो पॉइंट्स हैं, एक तो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। दोनों को थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है कि जब कभी इस नेचर में इवोल्यूशंस हुए हैं तो उसमें कई सारे एनिमल्स या फिर प्लांट्स ने अपने अंदर चेंजेस किए, तो उन सारों इसके बीच कौन जिंदा रहा? जिंदा वो रहा जिसने बहुत सही तरीके से अपने अंदर चेंजेस किए, जो कि अपने क्लाइमेट में जिंदा रहने के लिए बहुत अच्छे से फिट हो पाया, वही जिंदा रहा। दैट इज कॉल्ड अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यहाँ लिख के दिया है जैसे ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट एडाप्ट देमसेल्व्स टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से जो खुद को बहुत अच्छे से अडाप्ट कर पाया, एडजस्ट कर पाया, वही जिंदा रह सका। इसी को कहा गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सेकेंड पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है? अब समझो मैं फिट हूँ, मैंने उस तरह के चेंजेस किए, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट मेरे बच्चों में भी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाने चाहिए या फिर वो एडाप्टेशन ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए। तो ये जो है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उन कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिट होना, इसे ही कहा गया है नेचुरल सिलेक्शन। जैसे यहाँ लिखा क्या है कि भाई if an organism is born with a new beneficial characteristics and it is able to survive, this change is preserved in the next generation। कि भाई ये जो चेंजेस हुए, जो एडाप्टेशंस हुए, जो एडजस्टमेंट किए गए, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसको कहा गया नेचुरल सिलेक्शन। तो ये दो टॉपिक थे, ये दोनों टॉपिक्स रिलेटेड टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसके बारे में अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं कि भाई क्या है क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे मेन चीज़ है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जब भी हम किसी बहुत बड़े दायरे में किसी चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल किंगडम को स्टडी करना चाहें तो हम देखेंगे बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। अब स्टडी कहाँ से करें, कैसे करें? हर एक एनिमल की स्टडी करते बैठे तो फिर सब कुछ कैसे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जम्बल्ड हो जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के बीच में। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बहुत अच्छे से उसको स्टडी कर सकें, यानी कैटेगराइज करेंगे तो ठीक से स्टडी कर पाएंगे और उस स्टडी के हिसाब से या फिर उस कैटेगराइजेशन के हिसाब से ही हम उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा, अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहें तो कर पाएंगे। अगर इसका सही आंसर हम देना चाहें तो व्हाट इज़ द रियल नीड ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ दैट वी कैन स्टडी देम इजीली विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। और किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, तो अब आपके सामने शायद यहाँ पे वो चार्ट आ रहा होगा कि उसमें दिखाया गया है कि भाई हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है। तो सबसे पहले हम किंगडम सबसे बड़ा, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। ये हायरार्की यानी क्रम, सबसे ऊंचा, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उसके जैसा। तो दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन।
कि हमने एक हायरार्की बना ली है और हमें पता है कि भाई ये सबसे बड़ा ग्रुप है किंगडम। उसके बाद अगर हम उसको कुछ उस ग्रुप को फिर से सब कैटेगराइज करें तो हम उसको सब कैटेगराइज करेंगे फाइलम्स में। फिर एक फाइलम को और कुछ हिस्सों में बांटेंगे, उसको हम कहेंगे क्लास। फिर एक क्लास को और कुछ हिस्सों में बांटेंगे, उसको कहेंगे हम ऑर्डर। फिर एक ऑर्डर के बाद फैमिलीज, फिर जीनस, और फिर हमें एंड में मिलेगा एक स्पीसीज। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे जो कि हमें स्टडी के लिए मददगार हो। नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कि हम नाम कैसे दें। अब किसी भी जीव को नाम देने का जो तरीका निकाला था वो सबसे पहले इसकी बात की थी कार्ल लिनस ने। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ को नाम देने के लिए हमें दो मेन एस्पेक्ट की ज़रूरत है। एक तो पहला उसका जीनस और फिर उसकी स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हम जब किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि भाई फलाना फलाना ये स्टूडेंट है, तो हम सिर्फ अगर उसका नाम लेते हैं तो अगर समझो एक क्लास में उस नाम का एक ही स्टूडेंट है तो खैर पता चल जाएगा। लेकिन समझो एक ही नाम के 4-5 स्टूडेंट हैं, समझो राजेश इस नाम के 4 से 5 बॉयज़ है एक क्लास में, तो किसी ने कहा कि भाई राजेश को आउट ऑफ मार्क्स आ गए, तो अब किस राजेश की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए फिर हम उस नाम के साथ एक सरनेम अटैच करते हैं कि भाई राजेश और समथिंग उसका सरनेम है। तो फिर उसके बाद ये स्पेसिफाई हो जाता है कि भाई हाँ ये लड़का है जिसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। तो इस तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी अगर हम किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कौन सा एनिमल हो एग्जैक्ट पता हो, इसके लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का यूज़ किया गया, यानी उसके 2 नाम को कंसिडर किया जाता है। 2 नाम यानी अलग अलग नाम नहीं, जैसे हम अपना नाम और सरनेम लगाते हैं सेम उसी तरह यहाँ पे कैसा है, जीनस और स्पीसीज, इन दोनों के नाम दिए गए। सो अगर हम कहें कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज अ technique or process to identify animals or living things. It consists of 2 parts. The first part is genus and the second part is species. According to that, we can see some examples like dog का अगर हम नाम देखें तो डॉग का नाम है कैनियस ल्यूपस फैमिलियारिस, और काऊ को बॉस टॉरस कहा जाता है। हिबिस्कस को हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, हिबिस्कस जासवन जिसको हम बोलते हैं। इस तरह से कई आपको एक लिस्ट ही मिल जाएगा कि किस तरह अलग अलग बायोलॉजिकल नेम्स उनको दिए गए। आप उसका एक लिस्ट भी बनाएं और नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें। एटलीस्ट 10 यानी 5 एनिमल्स और 5 प्लांट्स के आप इस तरह से बॉटनिकल नेम्स, बायोलॉजिकल नेम्स लिखें। और ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये स्टार्ट किसने किया था या फिर दिया किसने? कार्ल लिनियस ने ये दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही। अब जो हमारा मेन सेक्शन है कि वह एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज हम इस टॉपिक में यानी इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज थोड़े से क्रिटिकल भी है, डिफिकल्ट भी है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड माई मैच ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा डायरेक्टली आंसर्स पे आ जाते हैं। जैसे लोटस जो है वो डी के साथ मैच करेगा, एडाप्टेशन टू लिव इन वाटर हमने देखा है, क्यों है क्या है, हमने बाकी पिछले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से देखा है। इसके बाद एलोए यानी एलोवेरा, ये जनरली डेजर्ट में पाया जाता है, तो एडाप्टेड टू लिव इन डेजर्ट, यानी द सेकेंड एलोए विल बी मैच विद सी फ्रॉम ग्रुप बी, दैट इज एडाप्टेड टू लिव इन दी डेजर्ट। देन थर्ड कस्कुटा जो है वो ग्रुप बी के बी इसको मैच करता है, क्योंकि हमने देखा था कस्कुटा में ही हमें हॉस्टेड रियल रूट्स मिले थे जो कि सकिंग का काम करते थे। सो कस्कुटा इज गोइंग टू मैच विथ बी ऑफ बी ग्रुप। देन फोर्थ इज वीनस फ्लाईट्रैप, ये तो बहुत ईजी है। वीनस फ्लाईट्रैप हमको पता है कि कीड़े खाने वाले फ्लाइज है, जिसमें हमने देखा था वीनस फ्लाईट्रैप। तो फ्लावर्स एंड लीव्स अट्रैक्ट इंसेक्ट, फ्लावर ही बहुत अच्छा होता है जिसको जैसे इंसेक्ट उसके अंदर आते हैं फिर उसको खा लेता है, दैट इज वीनस फ्लाईट्रैप। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैराग्राफ को रीड कीजिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो पैराग्राफ क्या है कि भाई आई एम अ पेंगुइन, आई लिव इन पोलर रीजन कवर्ड बाय स्नो, माई एब्डोमेन इज वाइट, माई स्किन इज थिक विथ अ लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ, माई बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड, माई विंग्स आर स्मॉल, माई टोज आर वेब्ड, वी लिव्ड इन फ्लॉक्स। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया पेंगुइन्स के बारे में। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज माई स्किन वाइट and thick and why is there a thick layer of fat underneath। यानी क्वेश्चन क्या समझाता हूँ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई मेरी स्किन वाइट है और थिक है तो क्यों है, और क्यों
मेरे एब्डोमेन लेयर में यानी एब्डोमेन रीजन में एक फैट का सेक्शन है, यानी पेट की तरफ से एक चर्बी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई इज़ माई स्किन वाइट। अब स्किन का कलर वाइट होने का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न तो वही है कि भाई ये एक तरह का एडाप्टेशन है, बिकॉज दे लिव्स इन पोलर रीजन एंड वी फाइंड स्नो इन पोलर रीजन एंड द कलर ऑफ स्नो इज़ वाइट। सो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, बाकी उससे बचने के लिए, छुपने के लिए, एंड टू गेट हाइट दे मेक्स देयर स्किन कलर वाइट। सो व्हाई देयर स्किन कलर इज वाइट? टू get protection from predators because they lives in snow also. And why there is a thick layer of fat underneath? और फैट क्यों है, बहुत ज़्यादा फैटी क्यों है? तो सेम वही चीज़, बिकॉज दे लिव्स इन स्नो एंड we know that the temperature in the polar region is very cold. It is below 0 degree, माइनस में भी चला जाता है। तो उस तरह की ठंड में खुद को उस ठंड से बचाव करने के लिए चर्बी ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा उनकी इसमें रहता है। So that is the answer. They to protect themselves from the cold. That's why they have a thick layer of fat underneath. Okay, तो B, उसके बाद next question B देखते हैं। Why do we live in flocks sticking close to each other? कि हम flocks में यानी गुच्छों में, ग्रुप में क्यों रहते हैं? सेम वही चीज़ कि जब हम गुच्छों में या ग्रुप में रहते हैं तो एक दूसरे के नज़दीक रहने से हमारे अंदर से जो हमारी गर्मी है बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर नहीं चली जाती, या फिर हम कहें टू प्रिवेंट द हीट लॉस, यानी एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे तो ठंड भी नहीं लगेगी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। सो दैट्स व्हाई वी लिव इन अ फ्लॉक। ये हो गया बी का आंसर। मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप सुन के लिख लीजिएगा। लेकिन थर्ड है, विच जियोग्राफिकल रीजन डू आई इनहेबिट एंड व्हाई? इनहेबिट क्या मतलब है कि कहाँ रहता हूँ, यानी कहाँ रहता हूँ। पेंगुइन आपसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो सीधा साधा सा आंसर है स्नोवी रीजन, या फिर हम कहेंगे पोलर रीजन में पेंगुइन रहता है। सो इन विच जियोग्राफिकल रीजन आई इनहेबिट इन पोलर रीजन और स्नोवी रीजन। व्हाई? बिकॉज आई अडाप्टेड अकॉर्डिंग टू दैट, यानी मैंने उस तरह का अडाप्टेशन कर लिया। ये हम किसको बोल रहे हैं भाई? पेंगुइन ने कर लिया। द पेंगुइन इज अडाप्टेड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द पोलर रीजन और स्नोवी रीजन, दैट्स व्हाई ही लिव्स इन snowy region. D, which adaptation should you have to enable you to live permanently in the polar region और why? अब सारे जितने भी आपको यहाँ उस पैराग्राफ में आप देखेंगे जितने एडाप्टेशन दिखाए गए हैं लिखे हुए, वो सारे के सारे यहाँ लिखने हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है, विच एडाप्टेशन शुड यू हैव टू एनेबल, कि अगर आप एक ऐसे एनिमल है जिनको अभी पोलर रीजन में या फिर स्नोवी रीजन में रहना है, तो आपने आपके अंदर किस तरह के एडाप्टेशन करने चाहिए। तो ये सारे एडाप्टेशन करनी है। सबसे पहले द स्किन कलर शुड बी वाइट, देयर में बी मच फैट इनसाइड, और एक तो फैट हो इनसाइड या फिर बाहर से फर हो, जैसे हम देखते हैं कि पोलर बियर में होता है कि बाहर फैट तो होता है, अंदर से चर्बी तो बहुत होती है, और बाद में उनको बाहर से एक हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं जिसको कहा जाता है फर बहुत ज़्यादा होता है। और किस तरह से क्या है एनेबल टू यू परमानेंटली इन द पोलर रीजन। तो आप पीछे जाइए, हमने जो स्नोवी रीजन के वक्त जितने भी एडाप्टेशंस वहाँ डिस्कस किए वो सारे के सारे आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज़ लाइंग? लाइंग का मतलब झूठ बोलना, कौन झूठ बोल रहा है। सो फर्स्ट है ए, कॉकरोच। कॉकरोच क्या कह रहा है? आई हैव 5 legs, यानी आप साथ साथ अपने टेक्स्ट बुक में देखते जाए, उसी हिसाब से कॉकरोच कह रहा है कि भाई आई हैव 5 legs। तो क्या कॉकरोच सही कह रहा है? क्या पता सर, हम तो कॉकरोच देखते ही भाग जाते हैं। तो आज भागो मत, आज कॉकरोच को हाथ में पकड़ो, ऐसे पकड़ो और गिनो से 1 2 3 4 5 कितने लेग्स हैं। चलो उससे अच्छा क्वेश्चन ही नहीं लिखते। डरो मत, ऐसा कुछ करना नहीं है, कॉकरोच को पकड़ना नहीं है। एक सिंपल सा है कि कॉकरोच जो इंसेक्ट्स है उनमें 6 पेयर होते हैं, यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। 3 पेयर्स यानी 6 legs, टोटल हो गया 6। सो कॉकरोच इज लाइंग, झूठ बोल रहा हो। ही हैव हाउ मेनी legs? 6 legs। कॉकरोच हैज 6 legs। उसके बाद बी, हैन। हैन क्या बोल रही? माई टोज आर वेब्ड। वेब टोज हमने कहाँ देखे? जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, या फिर हम कहेंगे जो एम्फीबियंस हैं, उनके टोज जो है यहाँ पे एक ऐसे चमड़ी का था, तो एक पंजा पूरा
वेब था। तो क्या हेन के पंजे? नहीं, तो हेन तो सामने 3 और पीछे एक ऐसे 4 होते हैं, तो वेब तो होता नहीं, तो हेन भी झूठ बोल रही है, लाइंग। माय टोज आर वेब, नो योर टोज आर नॉट वेब्ड। सी कैक्टस, माय फ्लेशी ग्रीन पार्ट इज अ लीफ। मेरा जो फ्रेशी और ग्रीन पार्ट है वो एक लीफ है। तो क्या कैक्टस सही कह रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैक्टस ऑल्सो लाइंग, क्योंकि हमने पढ़ा है इसको एडाप्टेशन इन डेजर्ट में कि जो फ्लेशी रीजन है वो उसका लीफ नहीं, उसका स्टेम है। हमने ये भी पढ़ा है कैक्टस के जो लीफ है आर कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स। सो भाई हियर ऑल्सो कैक्टस इज लाइंग, द फ्रेशी ग्रीन पार्ट इज नॉट द लीफ, दैट इज द स्टेम ऑफ कैक्टस। I think you understand. Then fourth, read each of the following statement, write a paragraph about adaptation with reference to each statement. अब यहाँ देखो कि यहाँ थोड़ा सा आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ सोच के थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि पैराग्राफ लिखने को कहा गया है। अब आपको एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट के हिसाब से आपको एक पैराग्राफ लिखना है रिलेटेड टू एडाप्टेशन। जैसा पहला पॉइंट क्या है, देयर इज एक्सट्रीम हीट इन डेजर्ट। अब एक्सट्रीम हीट है डेजर्ट में, वो तो है, ऑब्वियस है। तो किस तरह के एडाप्टेशन होने चाहिए? तो भाई हम 2 तरह के एडाप्टेशन को इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। पहला तो एक तो प्लांट में और दूसरा एक तो एनिमल्स में। अगर हम बात करें प्लांट्स की, ये सब कुछ आपको लिखना है कि भाई पहला पॉइंट है प्लांट, एडाप्टेशन मेड बाय प्लांट्स इन डेजर्ट। ऑलरेडी है डेजर्ट, अगर वीडियो आप पीछे की वीडियो देख लेंगे तो उसमें सब कुछ है, वहीं से पॉइंट उठाओ और यहाँ लिख लो कि भाई अगर हम प्लांट का लिख रहे तो लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स एंड रूट्स आर गोज डीप इनसाइड द सॉइल टू गेट द वाटर। अगर हम एनिमल्स के इसमें लिखेंगे तो स्किन जो है काफ़ी हार्ड है, सख्त है, क्योंकि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट। उसके बाद क्योंकि डेजर्ट में चलना है तो द फीट्स आर हैव कुशन बिलो देयर फीट। ये सारे एडाप्टेशंस आपको लिखना है। इसका एक पैराग्राफ बना देना, 2-3 पॉइंट इसके, 2-3 पॉइंट इसके, पैराग्राफ बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट अगर चाहिए तो पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं, एडाप्टेशन मेड बाय डेजर्ट एनिमल्स एंड डेजर्ट प्लांट आपको दिख जाएंगे। सेकेंड, ग्रासलैंड आर लश ग्रीन। हाँ, अब ये थोड़ा सा, क्योंकि ग्रासलैंड के ऊपर उतना डिस्कशन पीछे के वीडियोज़ में हुआ नहीं है। अब ग्रासलैंड क्या है? ग्रासलैंड देखो उसी वर्ड में ये छुपा है, अ लैंड कवर्डेड विद ग्रास। अब ऐसे नहीं छोटे छोटे जो हमारी तरफ दिखते छोटे छोटे ग्रास, वहाँ अच्छे खासे बड़े बड़े ग्रास होते हैं। कुछ ग्रास तो अपने कमर तक या अपने सिर तक बड़े होते हैं, लेकिन चलो उतने बड़े नहीं, अपने कमर तक अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं। तो ये ग्रासलैंड आर लश ग्रीन, इसमें किस तरह का एडाप्टेशन? अब ये ग्रासलैंड लश ग्रीन क्यों है? क्योंकि वहाँ बड़े बड़े पेड़ नहीं है। समझो 2-4 बड़े पेड़ होते तो उसके नीचे के पेड़ों को भी बढ़ने, क्योंकि सनलाइट चाहिए होता, और फिर एक तरह का कंपटीशन हो जाए, वो एक फॉरेस्ट बन जाता, एक रेनफॉल फॉरेस्ट बन जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे मेन तो यही से शुरू करेंगे, ग्रासलैंड और लश ग्रीन। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बिकॉज देर आर नो सच बिग ट्रीज, सो इवन ग्रास and the color of grass is green, so that's why we can see a carpet like structure all over the land. That's why it's called a lush green land. उसके बाद उसमें क्या लिख सकते हैं? उसमें ये भी लिख सकते हैं भाई किस तरह के उसमें आपको प्लांट्स मिलेंगे। अब क्योंकि बड़े बड़े ट्रीज नहीं मिलेंगे, तो अगर ट्रीज नहीं है तो ट्रीज पे चढ़ने वाले क्लाइंबर्स भी नहीं है, तो फिर बचे क्या? तो बचे हर्ब्स और श्रब्स। ये जो हम आगे इसको और भी देखेंगे, हर्ब और श्रब्स क्या है। हर्ब, सो वी नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख सकते हैं आप, सो वी फाइंड हर्ब एंड श्रब्स इंसिस्ट ऑफ बिग ट्रीज इन ग्रासलैंड्स। सेकंड, ये तो हो गया किस तरह के प्लांट्स मिले। अब किस तरह के एनिमल्स मिले? अब एनिमल्स भी यानी बहुत सारे एनिमल्स यहाँ मिलेंगे, क्योंकि हर ग्रास है तो हर्बीवोरस को क्या ग्रास ही चाहिए खाने के लिए, तो बहुत सारे हर्बीवोरस हैं। और अगर हर्बीवोरस बहुत सारे हैं तो उनको खाने के लिए कार्निवोरस भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, वहाँ लिखोगे वी कैन सी सो मेनी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स इन ग्रासलैंड। सबसे पहले क्वेश्चन ही है, ये तो हो गया थर्ड पॉइंट, वी कैन सी सो मेनी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स इन ग्रासलैंड। फोर्थ पॉइंट में आएगा so many herbivorous because they have much more grass to eat, then so many carnivorous because they have so many herbivores to eat, they have so many animals to eat, and grass करते क्या है, उसको छुपा भी देती है। so ये एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, the predators and also prey use the grass to protect themselves or to hide or to stalk। ऐसे इस तरह से एक पैराग्राफ, एक अच्छा खासा पैराग्राफ हो जाएगा ओवर द ग्रासलैंड। नेक्स्ट
है इंसेक्ट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर। अब भाई इंसेक्ट लार्ज नंबर में क्यों? एक पहली चीज़ तो इंसेक्ट खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो वो बहुत, कोई भी आएगा उनको बहुत इजीली मार देगा। तो अगर ऐसे ही मरते गए तो वो तो नेक्स्ट जनरेशन उनका बनेगा ही नहीं। सो इसलिए तो वो खुद को बहुत सारे नंबर्स में जन्म देते हैं, ताकि आधे से ज़्यादा मर भी गए तो भी बाकी तो बचेंगे और उनका जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होगा। यही रीज़न है, यही आप इसको लिखेंगे। इंसेक्ट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर। किस तरह से लिखेंगे? इंसेक्ट कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स वेरी वेल, दे डोंट हैव the ability to protect themselves from the predators. They are an easy prey. So to continue their generations, to continue their populations, they give birth in so many numbers, in a large number. They give birth in large numbers. If 50% or more than 50% also perish, then enough number of insects will be there to reproduce and to continue their generation after generation. So that's why insects are found in large number. Next, ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डी, वी हाइड। अब इसे क्या लिखेंगे? वी हाइड यानी मैं छुपता हूँ। इससे क्या लिख सकते हैं हम? कौन छुपते हैं? दोनों लोग, जो हमने देखा था, एक प्रे होता है, एक प्रीडेटर। प्रे यानी शिकार, प्रीडेटर यानी शिकारी। तो दोनों भी छुपते हैं ना। तो आपको इसी तरह से लिखना है, प्रे एंड प्रीडेटर बोथ हाइड देमसेल्फ। नाउ उसमें से नेक्स्ट पॉइंट आएगा, प्रे हाइड देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर। थर्ड पॉइंट, प्रीडेटर हाइड देमसेल्व्स टू स्टॉक, यानी उस पर वॉच रखने के लिए, प्रे पे वॉच रखने के लिए प्रीडेटर छुप के होता है और फिर जैसे मौका मिलता है उस पर झपट्टा मार लेता है। ये सब। हाँ, और एक चीज़ में लिख सकते हैं आप, कैमोफ्लेज के बारे में लिख सकते हैं। टू हाइड वी हैव अ कैमोफ्लेज। हम अपने जितने भी क्लाइमेट, या फिर क्लाइमेट नहीं बोल सकते, सराउंडिंग के हिसाब से ढल जाते हैं, कलर के हिसाब से। सो टू गेट कैमोफ्लेज वी हैव स्पॉट्स ऑल ओवर आवर बॉडी लाइक दैट। ये और कुछ आप भी सोच के उसमें आप एडिशन कर ले। इस तरह से 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें वी हाइड में। और ई, वी हैव लॉन्ग ईयर्स। किसको होते हैं लॉन्ग ईयर्स? जिसको डर है। जैसे मैंने समझाया था कि आंखें हमारे सामने हैं और हर्बिवोरस की आंखें यहाँ हैं, यहाँ होने का क्योंकि उनको 360 विजन चाहिए। उसी तरह से जो प्रे है उसको डर है कोई आके मुझे मारेगा, इसलिए उसके कान जो है बड़े होंगे, इधर उधर से सुनना उसको। बस वही आपको लिखना है, वी हैव लॉन्ग ईयर्स। सो उसमें लिखना है ऑल द एनिमल्स हु डोंट हैव द किलिंग पावर, सो दे बिकम्स प्रे of all the carnivores, and to protect them from the carnivorous animals they have long ears, which gives the early information about the carnivorous animals and they protect themselves by hearing the sounds of carnivores early, and they run from that place. So that's why we have long ears to protect ourselves. That's it. अब ये हो गया फोर्थ, थोड़ा सा ट्रिकी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग। उसमें पहला है, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। अब ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। डेजर्ट में कैमल ही जिंदा रह सकता है। द कैमल हैज़ द एबिलिटी और कैमल हैज़ द एडेप्टेशन टू लिव इन डेजर्ट। एंड वन मोर थिंग, द कैमल हैज़ अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर बिलो द फीट, दैट्स व्हाई कैमल कैन ईजिली वॉक ओवर द सैंड, एंड दैट्स व्हाई कैमल इज कॉल्ड एज अ शिप ऑफ डेजर्ट। बी है, हाउ कैन द प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकेसिया लिव इन डेजर्ट विथ स्केयर वाटर। अब इसमें भी आप वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं जो हमने डिस्कस किए थे। कहाँ? एडाप्टेशन मेड बाय द प्लांट इन डेजर्ट में। आप पिछले वीडियो में जाए, वहाँ आपको दिख जाएंगे। फिर भी बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले द लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स। हाउ कैन द प्लांट्स लाइक कैक्टस, हाँ, सो किस तरह से जिंदा रह सकते हैं? वही by converting the leaves into thorns, and by converting the stem to use for photosynthesis, and to store water and food into the stem, and the roots are going deeply inside the soil, और
और जो भी था शायद ये 3-4 पॉइंट्स थे, इसके थ्रू वो अपने डेजर्ट में जिंदा रह सकते हैं, हाउ दे लिव इन डेजर्ट. So in this way, then see what is the interrelationship between adaptations of organism and their surrounding. Okay, ये भी थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ को. क्या है भाई, व्हाट इज द इंटररिलेशनशिप बिटवीन एडाप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग. देखो, एक है एनिमल जिसने एडाप्टेशन किया. अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्यों किया भाई इस तरह का एडाप्टेशन, क्योंकि उस तरह का क्लाइमेट था, उस तरह का सराउंडिंग था. तो यही तो इंटर रिलेशनशिप है कि द एडाप्टेशन मेड बाय द एनिमल विल बी अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग और अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. अब किस तरह के, नाउ लुक, इफ अब कौन से एस्पेक्ट है क्लाइमेट में. एक तो हीट, अगर हीट ज़्यादा है तो अलग तरह के एडाप्टेशन, हीट कम है तो अलग तरह के एडाप्टेशन. हीट, रेनफॉल, देन हैबिटेट कैसा है, वाटर है, एयर है, लैंड है, किस तरह. तो ऑल ओवर जो है कि एडाप्टेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट और अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट और अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. So this is the interrelationship. The adaptation will be done to get the best living strategies or to get adjust with the surroundings. And this is the interrelationship with the organism and their surrounding. जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ट्रिकी है, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग आंसर इसके हो सकते हैं, लेकिन बेसिक आपके आंसर में ये आना चाहिए कि भाई क्या इंटर रिलेशनशिप है. तो यही इंटर रिलेशनशिप है कि एडाप्टेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. जिस तरह का सराउंडिंग होगा उसी हिसाब से एडाप्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे. अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड. अब वो किस तरह से क्लासिफाइड होते हैं, ये तो हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में आपसे बात की थी. फिर भी एक बार अगर यहाँ चार्ट चल रहा है तो फिर से चला देते हैं कि हायरार्की क्या है. तो सबसे पहले किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है. वैसे तो क्लासिफिकेशन की बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थियरीज दिए हैं. 2 किंगडम थियरीज है, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम थियरीज चल रही है. लेकिन अभी उसके बारे में उतना नहीं डिस्कस करते, क्योंकि अभी यहाँ जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हम देखेंगे. तो यहाँ क्योंकि 7th क्लास के लिए क्वेश्चन पूछा गया, हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, दे आर क्लासिफाइड इनटू किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा. ओके, तो दैट्स इट. यहाँ हमारा क्लास 7 साइंस का पहला चैप्टर एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड होता है. मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझा के दिया है. उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बने, क्योंकि यहाँ अलग तरह के क्वेश्चंस हमने अभी टैकल किए. हम जो रेगुलर क्वेश्चंस जो हम बनाते हैं कि भाई वहाँ से शुरू होने वाले, जो वहाँ आप बहुत सारे टॉपिक मैंने वहाँ लिख के भी दिए हैं. तो वो क्वेश्चन, उसके जो पॉइंट्स लिखे हैं वो, फिर यहाँ अभी जो मैंने जितना समझा एक्सरसाइज, वो भी आप ठीक से लिख लें और एक अच्छा अपना नोट्स बनाएं और उसको रिसाइट करें, याद करें, समझ लें. क्योंकि सिर्फ नोटबुक में लिख देने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, आपको पूरा याद करना पड़ेगा. तो बहुत अच्छे से उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को याद करें, तो ताकि जब भी आपकी एग्ज़ाम हो आप उसमें करेक्ट आंसर लिख पाएँ और पूरा के पूरे मार्क्स आप ले पाएँ. यही कामना करता हूँ. और कुछ आपके क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं आपके उस क्वेश्चन के भी आंसर दे दूँगा. और फिर से वही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. हमारे सब्सक्राइबर दिन ब दिन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें और भी अपने चैनल को ग्रो करना है. तो इसलिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, उनको कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे. थैंक यू वेरी मच. अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्द ही लाएंगे. ओके देन, बाय बाय.